हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जलवायु प्रदेशों की, विश्व के जलवायु प्रदेशों की, और उसमें हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ लिया है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये जो जलवायु प्रदेश हैं इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझा है। पूरी तरीके से हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात की हुई है। कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी भी जानकारियाँ हैं उनको हमने साझा किया है आपके बीच में, और आपको पसंद भी आया है। और आप लोगों को इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, वहाँ पर बहुत ही आसानी से आप जो है प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। हमने विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश और मरुस्थलीय, समाना, मानसूनी, भूमध्यरेखीय, स्टेपी तुल्य, यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे चीन तुल्य जलवायु के बारे में। अर्थात चीन, अब इसका नाम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश इसलिए है कि जो चीन देश है, उस चीन देश की जो लोकेशन है, जिस अक्षांश में वो स्थित है, उन अक्षांशों की मध्य में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, वहाँ मानसून कैसा रहता है, वहाँ कृषि कैसी होती है, वहाँ क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इस वजह से इसका नाम जो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पड़ गया है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग महाद्वीपों में नाम भले इसका चीन तुल्य जलवायु है, लेकिन ये अलग अलग महाद्वीपों में जहाँ पर जिस तरह से चीन की जलवायु है वैसे ही जलवायु जिन अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाएगी, तो उसका नाम भी हम क्या कहेंगे, चीन तुल्य जलवायु कहेंगे। ठीक है, तो चीन के नाम पर जरूर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीन की बात होगी। अन्य महाद्वीपों में चीन की लोकेशन की जो जलवायु है अन्य महाद्वीपों में जहाँ जहाँ पर देखी जाएगी उसको भी हम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश बोलेंगे। तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं सारी की सारी हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको नोट्स बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट्स यहाँ पर है कि इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। सवाल हो सकता है कि इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यह है, जैसे हमने मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ा था, तो मानसूनी 0 से 30 के बीच में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह देते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो हम अगर भारतीय मानसून की बात करें तो ये मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है इस एरिया को, अर्थात 0 से या 10 से 30 के मध्य हम उष्णकटिबंधीय मानसून कह सकते हैं, जलवायु प्रदेश कह सकते हैं। ये सारे उष्णकटिबंध में ही आते हैं। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग क्षेत्रों का नाम अलग अलग कर दिया गया है। अब इसी उष्णकटिबंधीय के जस्ट जैसे ही ऊपर जाएंगे हम 30 से 45 के मध्य में, और महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी एरिया में जब जाएंगे तो हम इसे क्या कह देंगे, उपोष्ण कटिबंध। अर्थात यहाँ पर पूरी तरीके से उष्ण नहीं है, अर्थात पूरी तरीके से गर्म ये कटिबंध नहीं है, बल्कि थोड़ा यहाँ शीत का भी असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई है। अक्षांशों में जैसे ही बढ़ेंगे ऊपर की तरफ वैसे ही देखने को हम लोग पाते हैं कि यहाँ क्या होगा, कुछ शीत कटिबंध का भी असर हमें देखने को मिलता है। इसलिए पूरी तरह से ये उष्ण नहीं है, आर्द्र है, अर्थात नमी युक्त है जलवायु यहाँ की है, लेकिन पूरी तरीके से उष्ण नहीं है, बल्कि क्या है, हम कह सकते हैं कि उष्ण से थोड़ा सा कम है, इसलिए इसका हम नाम रख दिए उपोष्ण। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि उष्ण के जस्ट ऊपर क्या होगा, उपोष्ण होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 30 से 45 के मध्य में महाद्वीपों का जो पूर्वी एरिया है इसे हम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश या आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। अगला पॉइंट है ग्रीष्म काल में स्थलीय भागों में, अर्थात इस एरिया में। अब ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों की बात करें तो जैसे महाद्वीपों का जो पूर्वी क्षेत्र, जैसे हम यहाँ चीन की बात करेंगे, ये भारत है, भारत के जस्ट ऊपर जो ये चीन वाला एरिया है ये कैसा है, ये अगर देखेंगे तो ये आपका यही 30 से 45 के मध्य में देखने को मिलेगा। आप मैप उठा करके देख लीजिएगा, अब एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन मोटा मोटा देखेंगे तो 30 से 45 के मध्य में ही चीन आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, वही 37 के करीब जाते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर जो है तिब्बत वाला एरिया आ जाता है, फिर पूरा चीन वाला, और तिब्बत भी जो है चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 45 के मध्य में ये चीन आपको देखने को मिलेगा। तो और ये
कहाँ पर होगा, महाद्वीपों के पूर्वी साइड में। तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के इधर देखेंगे तो ये जापान है और चाइना है, और जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यही लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक मकर रेखा है 23.5 अंश, इसके जस्ट नीचे आएंगे 30 से 35, चूंकि 30 से 45 है तो याद रखिए सीधा पूछ सकता है कि चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कितने अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। ठीक है, तो वो क्या होगा 30 से 45 के मध्य में। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखें, चाहे आप अफ्रीका में देखें, चाहे आप साउथ अमेरिका में देखें या नॉर्थ अमेरिका में देखें, यहाँ पर हम महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 से 45 के मध्य में हम देखते हैं कि चीन जैसी या चीन तुल्य जलवायु परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि गर्मी के दिनों में स्थलीय भागों में निम्न वायुदाब बनेगा। अब जैसे हम देखेंगे ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, या सूर्य जब उत्तरायण होता है, अर्थात अगर हम अपने भारत की स्थिति को देखें तो वही जून जुलाई के करीब पे देखते हैं कि क्या होता है, भयंकर गर्मी पड़ती है। और जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो ऐसे में आपको पता है कि गर्मियों में ही निम्न वायुदाब जो है वो बनता है। निम्न वायुदाब कैसे बनता है, हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो ऐसी स्थिति में धरातल पर जो है निम्न वायुदाब स्थित उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके उलट अगर हम सागरों की बात करेंगे तो सागरों में कैसा बनता है, उच्च वायुदाब बनता है। अब ये ऐसा इसलिए चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि पानी जो होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता। ठीक है, देर में गर्म देर में ठंडा होता है, लेकिन जो स्थल भाग होते हैं वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि गर्मी के दिनों में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। तो जो सागरी क्षेत्र है, जो जल वाला क्षेत्र है वो गर्म तो होगा, लेकिन स्थल की अपेक्षाकृत कम गर्म हो पाएगा, क्योंकि वो देर में गर्म होता है। ठीक है, वो देर में गर्म होता है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि तापमान स्थल में ज्यादा देखेंगे, बाकी सागर में कम देखेंगे। अर्थात ऐसे में क्या होगा, स्थल भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होगा और सागरों में उच्च वायुदाब। अब ऐसी स्थिति होगी जैसे मैं यहाँ पे आपके बताऊं तो, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये कोई महाद्वीप का हम देख लेते हैं एरिया। और जब हम यहाँ देखेंगे कि स्थलीय भागों में ग्रीष्म काल की जब बात करेंगे तो ग्रीष्म काल में क्या होगा कि यहाँ पर लो प्रेशर और आसपास हाई प्रेशर होगा। ठीक है, आसपास क्या होगा, हाई प्रेशर, और बीच में क्या होगा, लो प्रेशर। तो जब बीच में लो प्रेशर और आसपास हाई प्रेशर होगा तो आपको पता है कि हवाएं हाई प्रेशर अर्थात उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यहाँ परिणाम स्वरूप देखने को क्या मिलेगा, जब स्थल भाग गर्म होंगे और सागर भाग कम गर्म होंगे, अर्थात वहां उच्च वायुदाब होगा, यहाँ निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं सागर से स्थल की ओर चलेंगी। कहां से चलेंगी, सागर से स्थल की ओर चलेंगी और मानसून का आगमन होगा। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे ये मान लेते हैं चाइना है, ठीक है, और ये यहाँ पर सागर है, ठीक, या आप मान लेते हैं प्रशांत महासागर है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे यहां ये धरातल भाग गर्म हो गया, धरातल भाग जब गर्म हो गया यहां पर देखते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, और इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो अब हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब सागर से हवाएं चलेंगी तो भले तापमान उनका कम है, लेकिन अपने साथ तापमान तो है, भले ही स्थल भाग से तो कम है लेकिन तापमान है। इसका मतलब अपने साथ वो कुछ आर्द्रता लेकर के आएंगी, और आर्द्रता लेकर के आएंगी तो ऐसे में बादलों का निर्माण होगा, और ये बादल सागर से स्थल की तरफ आएंगे, अर्थात इस सागर से ये स्थल की तरफ चलेंगे, और ऐसे में क्या होगा कि मानसून का आगमन होगा। अर्थात जो भी आर्द्रता अपने साथ ही बादल लेकर के आते हैं सागर से स्थल की तरफ, वो मानसून का आगमन कह देते हैं, मानसून आता है उनकी वजह से और बारिश होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं एक तरीके से कि इन क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनी का मतलब क्या होता है कि जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो आर्द्रता को लेकर के जाती हैं, उनसे बादलों का निर्माण होता है, और संघनन के पश्चात फिर क्या होता है, बारिश होती है। तो ये हम देखने को पाते हैं। अगला पॉइंट है, सागरीय हवाओं के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। अब यहाँ की जो स्थिति ये है कि 30 से 45 के मध्य में हम देखते हैं कि चक्रवात भी आते हैं। और चक्रवात कैसे, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ सागरों में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उनकी उत्पत्ति कहां पर होती है? सागरों में ही होती है। उसके रीजंस क्या हैं वो अभी यहां पर मैं नहीं बताने वाला हूं। जब मैं चक्रवात आपको पढ़ाऊंगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि सागरों में ही उष्णकटिबंध। हालांकि कटिबंधीय चक्रवातों पे कंडीशन लागू नहीं होती है कि वहां जो है ऐसा हो, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ये कंडीशन लागू होती है कि वो हमेशा सागरों में ही उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो चूंकि ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है, ठीक है, जैसे हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो सागर के तट से लगे हुए हैं, ये तटीय देश है। तो ऐसे में जब चक्रवातों का निर्माण होता है तो सागर में होता है, और सागरों से जब चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं तो यहां पर धरातल में भी पहुंचते हैं, और इसकी वजह से भी कुछ बारिश हमें देखने को मिलती है। तो जो चक्रवात आते हैं, और ये चक्रवात ऐसे होते हैं कि कई बार सुपर साइक्लोन में बदल जाते हैं। देखिए, चक्रवात की परिभाषा ये है कि अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर उनमें है तो हम कह सकते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति हो गई। और ये सागरों में ही बनते हैं, और सागर का तापमान अधिक होना चाहिए। अधिक का मतलब क्या है? एक एवरेज निकाला गया है कि 26 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम से कम सागरों का होना चाहिए, और हवाएं 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये परिभाषा है चक्रवातों की। तो ये जो दोनों कंडीशन होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सागरों में, और सागरों में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। फिर ये चलते हैं तटों की तरफ, ठीक है। तो और धीरे धीरे जब ये अपना विस्तार करते जाते हैं, हीट इंजन मजबूत होता जाता है, ऐसी स्थिति में ये एक सुपर साइक्लोन में बदल सकते हैं, और जो महाद्वीपों का तटीय क्षेत्र है वहां पर ये भयंकर बारिश करते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर आपदा जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, और इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा नुकसान भी करते हैं, ठीक है, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे उत्तरी अमेरिका का आपका पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे वो अफ्रीका का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम चीन और जापान की बात करें, अर्थात जापान या चीन की बात करें, तो हम इन्हें, इन चक्रवातों को, अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। याद रखिएगा, आपको फंसाने के लिए वो स्टेटमेंट दे सकता है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात चाइना और जापान में आते हैं, तो गलत। या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में एक चक्रवात जो है टाइफून भी होता है, जो कि जापान और चाइना को प्रभावित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। टाइफून जो है वो कैसा चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये नाम जो है कहां पर ये दिया जाता है? जापान और चीन में, ठीक है। वैसे ही अगर हम यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं अमेरिका में, तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है 30 से 45 के मध्य में, इसी प्रकार के अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम क्या नाम देते हैं? हरिकेन नाम देते हैं, ओके। ऐसा ही जब ऑस्ट्रेलिया में बात जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो 30 से 45 के मध्य में पूर्वी क्षेत्र है, इन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम विली विली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब आपको एक तो चीज ये पता चली कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां पर होती है, कहां पर आते हैं? तो 30 से 45 के मध्य में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां पर होती है? केवल सागरों में होती है। सबसे ज्यादा हानि किन देशों को हमें देखने को मिलती है? तो जैसे ही आप चीन, जापान, फिलीपींस वाला एरिया देख लीजिए। भारत की बात करें तो भारत में जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, बालासोर वाला एरिया, वहां पर हम देखते हैं। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो बिलीबिली हो गया, और अमेरिका में हरिकेन हो गया, ठीक है। और भारत में जो है इनको सिर्फ चक्रवात नाम दिया जाता है, इनका स्पेशल कोई नाम नहीं है, साइक्लोन अर्थात चक्रवात ही बोलते हैं। और बाद में होता क्या है कि इनका नामकरण किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, ठीक है, अलग अलग देशों के द्वारा इनका नामकरण किया जाता है, वो एक अलग बात है। हालांकि ये पूछ सकता है कि विली विली कैसा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहां पर आते हैं? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यूएसए में, टाइफून जापान व चाइना में। इतना याद रखिएगा। अब जैसे हमने ग्रीष्मकाल की बात कर ली, लेकिन शीतकाल में स्थिति क्या होती है इस चीन तुल्य जलवायु में? स्थलीय भागों में उच्च वायुदाब, जैसे ग्रीष्मकाल का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ग्रीष्मकाल का जस्ट उल्टा क्या होगा? जैसे आपको पता है कि स्थल भाग क्या होते हैं? जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो स्थल भाग शीत ऋतु में क्या हो जाएगा? ठंडे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में स्थल भागों पर क्या उत्पन्न होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, यहाँ उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी। और जबकि जो सागरी क्षेत्र है, जो जल क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है कि वो देर से गर्म देर से ठंडे होते हैं। तो स्थल की अपेक्षाकृत सागर भागों का जो तापमान है वो ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में हवाएं अब उल्टा चलेंगी, अर्थात स्थल से सागर की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हम देखने को पाते हैं।
हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, स्थल से सागर की ओर। ग्रीष्म काल में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, जैसा कि हमने पहले ही बात की कि ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, लेकिन कैसी होती है, संवहनी प्रकार की। संवहनी प्रकार की वर्षा का मतलब क्या है, जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठें और अपने साथ आर्द्रता को ले जाएं और फिर बादल बने, संघनन हो और उसके बाद बारिश हो। ठीक है, तो ऐसी वर्षा को हम संवहनी वर्षा कहते हैं। हमने पिछले कई वीडियो में आपको संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा आदि वर्षाओं के बारे में बात बताई है। शीतकाल कैसा होता है, शुष्क होता है। शीतकाल कैसा होता है, शुष्क। अब शुष्क होने का रीजन क्या है, जब हवाएं स्थल से सागर की तरफ चल रही हैं तो यहां बारिश जैसी कोई संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, हाई प्रेशर बनेगा स्थल में, लो प्रेशर बनेगा सागर में। हवाएं कहां से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब स्थल से हवाएं सागर की तरफ चलेंगी तो बारिश नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्थलीय भागों में आर्द्रता की कमी होती है, क्योंकि वहां जो है उतनी आर्द्रता नहीं मिल पाएगी जितना सागर में मिलती है। तो थोड़ा बहुत बारिश हो सकती है, नगण्य जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आर्द्रता ही नहीं मिल पाएगी, स्थल भाग में पानी नहीं रहेगा। हाँ, झील, तालाब, नदियां होंगी, उनसे थोड़ा बहुत आर्द्रता जो है ग्रहण की जाएगी तापमान के द्वारा, लेकिन उतना ज़्यादा जो है बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो कह सकते हैं कि शीतकाल शुष्क होगा। जो बारिश होगी वो ग्रीष्म काल में होगी, और कैसी होगी, संवहनी होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ के वृक्षों की बात करें, वृक्ष कैसे पाए जाते हैं यहाँ पर वृक्ष जो है वो चौड़ी एवं नुकीली पत्ते वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं। यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मिश्रित जलवायु एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा उष्ण है और ना बहुत ज़्यादा शीत है, तो मिश्रित जलवायु, तो मिश्रित जो है वो वन देखने को पाते हैं हम, जो पर्णपाती एवं सदाबहार दोनों रूपों में मिलते हैं। तो सदाबहार, पर्णपाती दोनों रूप जो हैं, दोनों प्रकार के वन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वनों में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो साइप्रस और एस, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार, पर्णपाती एवं मिश्रित वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ते वालों में नाम भी दे सकता है कि ये पौधा किस जलवायु में पाया जाता है, तो साइप्रस और एस हो गया। और मिश्रित वनों में देखेंगे तो ओक हो गया, चेस्टनट हो गया तथा पाइन। तो ये किस जलवायु में पाए जाने वाले पौधे हैं, ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर 30 से 45 के मध्य में, जैसे एशिया पे यहाँ देख लीजिए आप, चीन जापान में, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका ब्रिस्बेन वाला ये किनारा है, ब्रिस्बेन के जस्ट नीचे वाला। इसके बाद यहाँ देख लीजिए ड्रंकन्सबर्ग पर्वत के पास में, इधर देख लीजिए जो आपका मैक्सिको के साइड वाला किनारा है, वहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आप साउथ अमेरिका में ये वाला एरिया आप देखने को पाएंगे। ठीक है, तो ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में कुछ बातें थी। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अगली बात हम लोग करेंगे ब्रिटिश तुल्य, साइबेरिया तुल्य या लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।